जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी और सीजी व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए जीव विज्ञान के चैप्टर मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव से है वो लिया गया है। तो आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इसमें से दोस्तों लगातार जो पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले एग्जाम में पूछा गया था। 25 अगस्त तक हुआ था एफडीएलटी का, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, उसके आधार पर दोस्तों ये सब क्वेश्चन को आप लोगों के बीच में लाया जा रहा है। तो इनको जरूर देखिएगा। और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहले बार देख रहे होंगे दोस्तों, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार से जो नए नए वीडियो अपलोड होंगे वो आप लोगों तक है वो पहुंचता रहे। और आप लोगों ने दोस्तों अभी तक हमारे और भी वीडियो को, पिछले वीडियो है उसको नहीं देखा होगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें आपको भूगोल का मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के मिल जाएगा, और आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सभी सब्जेक्ट का दोस्तों आपको टॉपिक वाइज से पूरा वीडियो है वो उपलब्ध है। तो आप जरूर जाकर देखिएगा उन वीडियो को भी, क्योंकि आप लोग प्रयोगशाला तकनीशियन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से आपको 10 नंबर का सभी सब्जेक्ट से है दोस्तों क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर इधर बात करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु मिलते हैं मूल ग्रंथियों में, सरसों की, गेहूं की, चने की या फिर कपास की। तो किस प्रकार के पौधे में के मूल पौधा होता है दोस्तों, जिसमें की जो मूल ग्रंथि क्या होती है उसमें जो नाइट्रोजन स्थिरीकारक जो जीवाणु है वो प्राप्त होते हैं। तो किस प्रकार के पौधे में मिलता है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, चना में, है ना। तो चना में तो देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु क्या होते हैं दोस्तों, जो आपका जो फसल होता है उसकी गांठों में क्या पर पाया जाता है दोस्तों, किस में पाया जाता है? गांठों में है वो पाया जाता है ना। और जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या करता है, स्थिरीकरण करने का काम है वो करता है जो। तो जो देखिए दोस्तों, जो आप यहाँ पर जो सहजीवी रूप में भी होता है दोस्तों, जिसमें राइजोबैक्टीरियम है, राइजोबियम है, ये सब चीज क्या है, जो आपके जो नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु है, बैक्टीरिया है ना। और गैर सहजीवी के रूप में दोस्तों आपका क्या है, एजेटोबैक्टर आ जाता है, जो स्पिरिलम है, बेंजेलिन किया है, ये सब चीज क्या आ जाता है आपका गैर सहजीवी के रूप में आ जाता है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला तो उसको दो रूप में है ये स्थिरीकरण करते हैं, एक आपका सहजीवी रूप में करता है और दूसरा है गैर सहजीवी रूप में है वो करता है। और बहुत सारे जो बैक्टीरिया है दोस्तों, जिसमें आपका बैसिलस है, क्लास्ट्रीडियम है और क्ली क्लिप्सिएला है, ये सब चीज कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं। हरी खाद के लिए जो सर्वोत्तम फसल है दोस्तों वो कौन सा है? मक्का है, ज्वार है, अरहर है या फिर सनई है। तो किस प्रकार के जो खाद होते हैं दोस्तों, जो जो हरी खाद है वो सर्वोत्तम किस्म का फसल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, सनई, है ना। हरी खाद के लिए दोस्तों आपको जो दलहनी फसल है उसमें सबसे बेस्ट फसल होता है दोस्तों सनई, जिसको सन हेम्प बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? सन हेम्प बोला जाता है। सनई है, उसको सन हेम्प के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। साथ में इसमें दूसरे नंबर पे आपका ढेंचा आता है, लोबिया आता है, उड़द, मूंग और ग्वार, ये सभी फसलों है फसल है क्या दोस्तों, इसको उपयोग किया जाता है किसमें? हरी खाद के रूप में है वो उपयोग किए जा सकते हैं। तो इनको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, सर्वाधिक नाइट N2 मिलती है, तो सर्वाधिक नाइट्रोजन है वो किसमें मिलते हैं दोस्तों? किसान खाद से, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट से, या अमोनियम क्लोराइड से, या फिर यूरिया से। तो किससे दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में जो आपको नाइट्रोजन है वो प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यूरिया, है ना। यूरिया NH2CO NH2, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों आपका NH2CO NH2 यूरिया होता है। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में दोस्तों जो आपका N2 है पाया, इसकी जो प्रतिशत होता है दोस्तों वो कितना प्रतिशत होता है? 46% दोस्तों यहाँ पर यूरिया है वो पाया जाता है। साथ में जो सभी जो ठोस उर्वरक में दोस्तों जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा अधिक है, यूरिया में ही पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, फसलों के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या होती है? पोटास की, लोहे की, नाइट्रोजन की या फिर जस्ते की। तो फसल के लिए जो सबसे आवश्यक जो पोषक तत्व है दोस्तों वो कौन सा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन
सी है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। फसल के लिए है ना सबसे अधिक जो आवश्यक होती है दोस्तों वो होते हैं नाइट्रोजन की होती है दोस्तों। बाकी जो पोटास है इसकी भी आवश्यकता पड़ती है लेकिन कम मात्रा में पड़ती है। लोहा है उसकी भी आवश्यकता पड़ती है और जिंक है जस्ता है इसकी भी आवश्यकता है फसल को है वो पड़ता है। लेकिन नाइट्रोजन है इसकी आवश्यकता है ज़्यादा मात्रा में पड़ती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये 3 मुख्य क्या होते हैं दोस्तों आपका पोषक तत्व होते हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्व में दोस्तों आपका बोरान हो जाता है ना? बोरान है, क्लोराइड है और आपका जो आयरन है दोस्तों ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। साथ में आपका मैग्नीज, Mg है ना? मैग्नीज है और दोस्तों आपका मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम ये सब जो क्या है दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्व है। और निकिल है दोस्तों, एक है आपका निकिल। ये कितने क्या है सूक्ष्म पोषक तत्व है, इनकी भी आवश्यकता है वो पड़ता है दोस्तों। साथ में एक चीज और है जिंक। ये सब बोरान, क्लोरीन, आयरन, मैग्नीज, निकिल और जिंक ये सब सूक्ष्म पोषक तत्व है दोस्तों। सूक्ष्म पोषक तत्व है दोस्तों पौधों की वृद्धि के लिए क्या होते हैं सबसे महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं है ना। जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है 26%, 36%, 46% या फिर 56%। तो जो यूरिया है दोस्तों उसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो कितने प्रतिशत होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 46% दोस्तों यहाँ पर जो नाइट्रोजन है यूरिया में है वो पाया जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से फल वृक्षों में गुठली नहीं बनती है दोस्तों। पोटास की कमी से, फास्फोरस की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से या फिर कैल्शियम की कमी से। तो कौन सा जो तत्व है दोस्तों जिसकी कमी से यहाँ पर जो फल है, फल वृक्षों में क्या है गुठली है वो नहीं बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम है ना। कैल्शियम की कमी से दोस्तों, कैल्शियम तत्व की कमी से फल वृक्षों में क्या है गुठली है वो नहीं बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है, नाइट्रोजन की कमी से पादपों की जो पत्तियां होती है लाल हो जाती है, पीली हो जाती है, ललोई हरी हो जाती है, फिर काली हो जाती है। तो नाइट्रोजन की कमी के कारण से दोस्तों जो पादप है पौधे हैं उसमें कौन सा साइड इफेक्ट है वो दिखने तो हम दोस्तों उसके जो पत्तियां होती है उसमें है ना। तो क्या दिखती है पत्तियों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नाइट्रोजन की कमी से जो पादप की जो पत्तियां होती है दोस्तों वो पीली पड़ जाती है नाइट्रोजन की कमी से, है ना। यहाँ पर साथ में और सारे बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। जो पत्तियां हैं नाइट्रोजन की कमी से पीली पीली हरे रंग की है वो दिखाई देती है। साथ में जो पत्तियां हैं दोस्तों वो नरम हो जाता है ना। और फिर वो क्या करते हैं मुड़ने लग जाती है धीरे धीरे। पत्तियां हैं दोस्तों लगातार गिरने लग जाते हैं, है ना। गिरने भी लग जाते हैं नाइट्रोजन की कमी से। साथ में जो इसमें पौधा होता है ना, पौधा है उसको क्या होता है बौनापन भी है क्या दोस्तों आ जाता है ना। बौनापन भी है उसमें देखने को मिलने लग जाते हैं नाइट्रोजन की कमी से। और साथ में फल फूल प्रोटीन और स्टार्च की मात्रा भी है क्या हो जाती है कम हो जाती है। इतने सारे दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी से होते हैं। लेकिन ऑप्शन में आपको पीला हो जाता है दिया है तो ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं 8वां नंबर का क्वेश्चन है, पोटेशियम सल्फेट में पोटास कितने प्रतिशत है पाया जाता है दोस्तों। 16%, 32%, 48% या फिर 64%। तो यहाँ पर जो पोटेशियम सल्फेट है दोस्तों, है ना। पोटेशियम सल्फेट में दोस्तों आपका जो पोटास है उसकी मात्रा कितनी होती है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 48% है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। क्योंकि जो लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना है दोस्तों, यहाँ पर 48 से कितने दोस्तों 50% यहाँ पर पोटास है दोस्तों पाया जाता है। आपको ऑप्शन में 48 दिए गए इस वजह से 48 से लिए गए। साथ में दोस्तों जो पोटेशियम सल्फेट है दोस्तों एक सफेद नमक होता है दोस्तों जो पानी में क्या होता है घुलनशील होता है ना। साथ में ये गैर ज्वलनशील भी होता है। पोटेशियम सल्फेट की अगर उपयोगिता की बात किया जाए दोस्तों तो पोटेशियम सल्फेट का इस्तेमाल है दोस्तों तंबाकू और आलू जैसी जो फसल है उसकी फर्टिलाइजेशन के लिए किया जाता है। साथ में जो तोप खाना का जो प्रणोदक आवेश होते हैं दोस्तों, आवेशों में भी दोस्तों फ्लैश रिड्यूसर के रूप में दोस्तों जो पोटेशियम सल्फेट है उसका उपयोग किया जाता है। और एक और चीज है जो पशु आहार के लिए जो पूरक के रूप में दोस्तों पूरक के रूप में भी पोटेशियम सल्फेट उसका उपयोग है वो पोटेशियम के किया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवांश खादों में सर्वाधिक प्रयोग होता है मूंगफली की खली का, मछली की खाद का, गोबर की खाद का या फिर रक्त की खाद का। तो किस प्रकार का खाद है दोस्तों जिसका प्रयोग है जीवांश खादों में सर्वाधिक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर है ना गोबर की खाद का दोस्तों जीवांश खाद में के रूप में है सर्वाधिक रूप से है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10वां नंबर के है, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक N2
देता है ना? यहाँ पर देता है लिखा है दोस्तों, ये चीज़ है मिट गया है ना? इसको देता है। तो निम्न में से कौन सा है दोस्तों सबसे अधिक N2 है वो देती है? ये सेंजी देती है, ढेंचा देती है, ग्वार देती है, फिर लोबिया देती है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, सेंजी है ना? सबसे अधिक N2 है वो देती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कि गोबर की खाद का जो प्रभाव है दोस्तों वो कितने दिनों तक रहता है? 2 से 3 वर्ष तक रहता है, 5 से 6 वर्ष तक रहता है, 3 से 4 माह तक रहता है, या फिर 1 से 2 माह तक रहता है। जो गोबर खाद का जो है, जैसे आप लोग जब भूमि में डालते हैं दोस्तों, अपने खेत खलिहान में डालते हैं, तो उनका जो प्रभाव रहता है वो कितने दिनों तक है वो रहता है करके पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ये है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो 2 से 3 वर्ष तक है दोस्तों गोबर खाद का प्रभाव है ज़मीन पर है रहता है। इसी से दोस्तों आप जो बाहरी पोषक तत्व जितने भी आप उर्वरक डालते हो, चाहे कीटनाशक डालते हैं, वो सब आपको पौधे के लिए होता है। लेकिन जो असली मायने में जो आपको क्या करता है आहार देता है फसल को, वो होता है आपका गोबर खाद होता है, जो कि जैविक खाद के रूप में रहता है दोस्तों। यही आपको क्या करते हैं उसके मोटापा के लिए भी मदद करते हैं, मतलब बहुत सारे जो पोषक तत्व है गोबर खाद से ही प्राप्त हो जाते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, फसल देर से पकती है उसका कारण क्या है? नाइट्रोजन की कमी से, नाइट्रोजन की अधिकता से, फास्फोरस की कमी से, या फिर पोटास की कमी से? तो किसकी किसकी कमी से है दोस्तों, या फिर अधिकता से है जो फसल है वो देर से पकती है दोस्तों? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर है ना। जो 12वां नंबर का क्वेश्चन है उसका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नाइट्रोजन की जैसे अधिकता होता है दोस्तों फसलों में, है ना, तो वो देर से पकते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है उसको पौधा होता है उसमें हरापन है वो रखता है, जिससे वो क्या होता है जल्दी से है उस परिपक्व अवस्था में नहीं आ पाता है। पकने के बावजूद भी उसके जो पौधे होते हैं वो हरा रहते हैं, है ना। तो ये चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। साथ में दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, देर से पकने का कारण क्या रहता है? जिंक की कमी से दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जिंक की कमी से है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है, जो ऑप्शन दिया गया उसके आधार पर दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन की अधिकता से होता है, लेकिन वास्तविकन में दोस्तों जिंक की कमी से है ना। जिंक की कमी से दोस्तों फसल पकने में क्या होता है उसको देर हो जाता है, जिंक की कमी से ही देर हो जाता है। नाइट्रोजन की कमी से दोस्तों यहाँ पर फसल की उत्पादकता कम हो जाती है, साथ में फसल की जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाते हैं, और पत्ती है होती है हल्के पीले रंग की है वो पीले रंग की है वो हो जाती है। इसी प्रकार से अगर फास्फोरस की बात किया जाए, है ना, फास्फोरस की बात करेंगे तो पौधों को बढ़ने के लिए दोस्तों फास्फोरस की जरूरत होती है, और पत्तियां बैंगनी रंग की हो जाती है दोस्तों। यहाँ पर जो फास्फोरस की कमी है तो जो पत्तियां होती है फसल के, है ना, तो उसको पीले रंग, पत्तियां क्या होती है बैंगनी रंग की है वो हो जाती है। साथ में इसका क्या होते हैं पोटेशियम, है ना, पौधों के अंदर दोस्तों जो शर्करा है उसका परिवहन है उसको धीमा कर देता है पोटेशियम की कमी की वजह से। और जो निचली पत्तियों में दोस्तों स्टार्च है वो जमा हो जाता है, और पत्तियां भूरे रंग की हो जाती है। ये सब चीजें दोस्तों आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, जो जीवाणु सीधे वायुमंडलीय N2 को N2 के यौगिकों में बदलते हैं वो क्या कहलाते हैं? विनाइट्रिकारी जीवाणु, डिनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं, फिर सड़ाने वाले जीवाणु, पेट्रीफाइंग बैक्टीरिया, फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया, फिर नाइट्रिकारी जीवाणु। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये क्या कहला पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया जो जीवाणु सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, है ना। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के जो N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया के रूप में है दोस्तों जाना जाता है। जो जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं दोस्तों उसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है वो कहा जाता है दोस्तों। ये जीवाणु है दोस्तों वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है होता है उसको सीधे क्या करते हैं अमोनिया में है वो कन्वर्ट करते हैं, और अमोनिया से दोस्तों जो नाइट्रोजन है वो यौगिकों में है वो बदलते हैं, जिसको नाइट्रेट्स के रूप में जानते हैं दोस्तों, है ना, नाइट्रेट्स के रूप में है वो जानते हैं। इससे पहले दोस्तों जो राइजोबियम है और जो इसमें जो इसका जो उदाहरण है वो है आ जाएगा नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम करता है दोस्तों राइजोबियम और एजोटोबैक्टर है दोस्तों। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या करते हैं मदद करते हैं दोस्तों, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो ये जो वायुमंडल से होते हैं दोस्तों जो अमोनिया में कन्वर्ट करके वो उसको नाइट्राइट से उसमें जिनके नाइट्राइट होता है क्या होता है बहुत ही ज्यादा क्या होता है पौधों के लिए विषाक्त होता है, उसको तो नाइट्रेट के रूप में है दोस्तों उसको कन्वर्ट करते हैं, तब जाके कहीं पर ये जो पौधा होता है उसको ग्रहण कर पाता है। और जो नाइट्रोजन है दोस्तों वातावरण में निष्क्रिय अवस्था में भी रहता है ना।
इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट्रिक जीवाणु बदलते हैं N2 को नाइट्रेट्स में, अमोनिया अथवा अमोनिया यौगिक को नाइट्रेट्स में, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में, या फिर CO2 को कार्बोहाइड्रेट में। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो नाइट्रिक जीवाणु है बदलने का काम करते हैं जिसको अमोनिया अथवा जो अमोनिया यौगिकों को नाइट्रेट्स में है वो बदलने का काम करते हैं दोस्तों, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर जो आपका जो जीवाणु होते हैं उसमें राइजोबियम है और एजोटोबैक्टर है दोस्तों, ये N2 स्थिरीकरण की में है वो क्या करते हैं, मदद करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो वे जीवाणु जो कुछ पादप जड़ों के संयोजन में वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करते हैं क्या कहलाते हैं, राइजोबियम, साल्मोनेला, स्यूडोमोनास या फिर बैसिलस। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं दोस्तों उसको राइजोबियम है वो कहते हैं, किसे, वायुमंडलीय है उससे। चलिए अगला क्वेश्चन है इसके ऊपर बात करते हैं। वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी जीवाणु होता है एजोटोबैक्टर, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाए दोस्तों। एजोटोबैक्टर दोस्तों वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करने वाला क्या होता है, स्वतंत्र जीवाणु होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, विनाइट्रिकारी जीवाणु क्या बदलते हैं, नाइट्रेट को स्वतंत्र नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन को अमोनिया में, अमोनिया को नाइट्रेट में या फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, विनाइट्रिकारी जीवाणु किसको बदलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको नाइट्रेट को स्वतंत्र नाइट्रोजन में है दोस्तों कन्वर्ट करते हैं, किसको, विनाइट्रिकारी जो जीवाणु होते हैं, है ना, विनाइट्रिकारी जीवाणु वो क्या करते हैं। तो यहाँ पर इसको नाइट्रेट को स्वतंत्र नाइट्रोजन में है वो कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो नाइट्रीकरण हो की प्रक्रिया होती है वो दो अलग अलग समूहों की मध्यस्थता के लिए आवश्यकता होती है दोस्तों, जिसमें बैक्टीरिया है जो अमोनिया को किसमें, नाइट्राइट में है वो चेंज करते हैं, कब, नाइट्रीकरण की अवस्था में, है ना। लेकिन यहाँ पर जो विनाइट्रीकरण है वो पूछे गए हैं तो ये आ जाएगा आपको नाइट्रेट को स्वतंत्र नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो जीवाणु भूमि की उर्वरता को घटाते हैं उसको क्या कहते हैं, एजोटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास या फिर बैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, जो जीवाणु है भूमि की उर्वरता को घटाते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस के नाम से है दोस्तों जाना जाता है, जो क्या करते हैं, भूमि की उर्वरता क्षमता को है वो घटाते हैं। इसमें दोस्तों जो कुछ ऐसे भी मिट्टी की जो भूमि की उर्वरता क्षमता को बढ़ाने वाले जो जीवाणु है दोस्तों और सूक्ष्मजीव है वो होते हैं, है ना, जिसमें बैक्टीरिया है जो क्या करते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, है ना, जैसे जो पोषक तत्व के पुनर्चक्रण में है वो मदद करते हैं। साथ में इसमें जो है आपका राइजोबियम आ जाता है, एजोस्पिरिलम आ जाता है, एजोबैक्टर और जो फास्फोबैक्टीरिया है दोस्तों, ये क्या करते हैं, ये मुक्त नाइट्रोजन को अमोनिया जो नाइट्रिक एसिड और जो कार्बनिक नाइट्रोजन होते हैं उसको नाइट्रोजन यौगिकों में स्थिर करके रखते हैं दोस्तों। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न जीवाणु विनाइट्रीकरण से संबंध है, एजोटोबैक्टर, रोडोस्पाइरिलम, स्यूडोमोनास या फिर राइजोबियम। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो निम्न जीवाणु विनाइट्रीकरण से संबंधित है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। स्यूडोमोनास क्या करते हैं, विनाइट्रीकरण के रूप में है वो संबंधित होता है। तो दोस्तों स्यूडोमोनास जीवाणु दोस्तों विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में क्या करता है, जुड़ा हुआ रहता है। और साथ में जो विनाइट्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी और पानी में मौजूद जो नाइट्रोजन यौगिकों को दोस्तों बैक्टीरिया के जरिए नाइट्रोजन गैस में क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। और यह प्रक्रिया दोस्तों कब होता है, ज्यादातर मिट्टी और जो तलछट और झीलों वाले और महासागरों के जो है ना एनेक्सिक क्षेत्र है वहां पर होता है दोस्तों, है ना। ऐसे क्षेत्र में तो कौन कौन से क्षेत्र पर ज्यादातर होता है, झील वाले है, महासागर, ये सब जो है पर होता है। जो बैक्टीरिया होता है उसको जो आपको विनाइट्रीकरण करने में संबंधित होता है दोस्तों, है ना, उसमें भी विनाइट्रीकारी जो बैक्टीरिया होता है उसको केमो ऑर्गेनोट्रिक ऑर्गेनोट्रोफ है कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाते हैं, केमो ऑर्गेनोट्रोफ के नाम से है दोस्तों उसको जाना जाता है, ट्रोफ के नाम से है वो जाना केमो ऑर्गेनोट्रोफ के नाम से है जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। 20वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, जो नाइट्रीफाइंग जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं उसको बोलते हैं एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, लेग्यूमिनोरम,
थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन या फिर नाइट्रोसोमोनास तथा नाइट्रोबैक्टर। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नाइट्रीफाइंग जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं वो होते हैं नाइट्रोसोमोनास तथा नाइट्रोबैक्टर होते हैं दोस्तों, यहाँ पर है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेग्यूमिनस पादपों की मूल ग्रंथिकाओं में राइजोबियम लेग्यूमिनोरम द्वारा N2 स्थिरीकरण की क्रिया कहलाती है अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो यहाँ पर देखिए दो चीज बताया था दोस्तों, जो एक सहजीवी रूप से करते हैं और दूसरा गैर सहजीवी रूप से है वो करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो पूछा गया है लेग्यूमिनोरम है ना, वो आपको सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्रिया है वो करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं 22वां नंबर का, नाइट्रोसोमोनास द्वारा अमोनिया से नाइट्रेट्स को उत्पादन कहलाता है नाइट्रीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, या फिर विनाइट्रीकरण। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइट्रीकरण कहलाता है दोस्तों। 23वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, जो जीवधारी भूमि में वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करते हुए आते हैं किस वर्ग में, मृदा कवकों के, मांस के, जीवाणु के, या फिर हरे शैवालों के। तो किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों ये, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जीवाणुओं के वर्ग में आते हैं दोस्तों, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अधिकांश जीवाणुओं की लाभप्रद क्रियाशीलता है नाइट्रोजन यौगिकीकरण, नाइट्रीकरण, जीव भू रासायनिक चक्रों का संचालन, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो अधिकांश जीवाणु की जो लाभप्रद क्रियाशीलता है वो क्या क्या होती है दोस्तों, नाइट्रोजन यौगिकीकरण का काम करते हैं, नाइट्रीकरण का काम करते हैं, और जीव भू रासायनिक चक्रों का दोस्तों संचालन करते हैं। इसलिए आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 25वां नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकीकरण की क्षमता रखता है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोकोकस, या फिर राइजोबियम। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइट्रोबैक्टर कहलाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 26वां नंबर का क्वेश्चन है, बीजीय जैविक उर्वरक के रूप में मुख्यतः किस फसल में प्रयुक्त होता है, गेहूं में, चना में, धान में, या फिर सरसों में। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर बीजीय जैविक उर्वरक के रूप में दोस्तों जो प्रयुक्त होता है वो धान की फसल में किया जाता है दोस्तों। चलिए 27वां नंबर का क्वेश्चन है, वह जैविक प्रक्रिया जो राइजोबियम द्वारा संचालित होता है कहलाती है नाइट्रीकरण, अमोनिया, नाइट्रोजन यौगिकीकरण, या फिर किण्वन। तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के रूप से है कहलाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पाश्चात्य देशों में किस पीड़कनाशी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिए गए, BHC, DDT, CFC, या फिर एल्ड्रिन। तो कौन से जो पदार्थ है दोस्तों, है ना, जिस पीड़कनाशी पदार्थ है जिसमें यहाँ पर दवाई है जिसमें क्या करते हैं प्रतिबंध है वो लगा दी गई है, पाश्चात्य देश है, पश्चिमी देश है उनमें, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, DDT का उपयोग पर है दोस्तों यहाँ पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है, कौन से देशों में, पश्चिमी देशों में। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीड़कनाशी सामान्यतः किसे प्रभावित करते हैं, तंत्रिका तंत्र को, पेशीय तंत्र को, संवहन तंत्र, या फिर प्रतिरक्षात्मक तंत्र को। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जो पूछा गया है प्रश्न क्या है, तो किसे प्रभावित करते हैं, कौन सा अंग होता है जिसको प्रभावित करता है, कौन से पीड़कनाशी है वो, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, सीधा नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है दोस्तों, उसको डायरेक्ट प्रभावित करता है। देखिए अगला क्वेश्चन है 30वां नंबर का क्वेश्चन है, प्राकृतिक कीटनाशी है DDT, एजेडिरेक्टिन, BHC, या फिर फेरोमोन्स। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा आपका जो प्राकृतिक कीटनाशी है वो एजेडिरेक्टिन कहलाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 31वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन असहजीवी जैव उर्वरक है, VAM, एजोटोबैक्टर, एनाबिना, या फिर राइजोबियम। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो असहजीवी जैव उर्वरक के रूप में कौन है सा है दोस्तों, तो आपको ऑप्शन
बी है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, एज़ोटोबैक्टर है दोस्तों, असहजीवी रूप में वो रहता है ना? तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना? असहजीवी रूप में है आपका ये रहता है, सहजीवी रूप में दोस्तों आपको राइज़ोबियम है ना? जिसको राइज़ोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, वो सहजीवी रूप में रहता है, और गैर सहजीवी के रूप में दोस्तों एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्पिरिलम और बेज़ेनिया ये है दोस्तों, ये क्या कहते हैं, गैर सहजीवी रूप में है वो रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, किसका उपयोग धान की पैदावार को 50% बढ़ा सकता है? माइकोराइज़ा, एज़ोला पिनेटा, नील हरित शैवाल या फिर राइज़ोबियम। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। एज़ोला पिनेटा है दोस्तों, इसके अगर उपयोग किया जाए धान में, तो उसके जो पैदावार है 50% तक है दोस्तों, उसको बढ़ाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ का किस पादप का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जा सकता है? एजोला का, स्टिरेचा कोलाई का, स्पाइरोगैरा का या फिर कीशिया का? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, एजोला। इसका उपयोग है जैव उर्वरक के रूप में किया जा सकता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, उसको बारे में देखते हैं यहाँ पर। 2 क्वेश्चन ही और है, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, सेकंड लास्ट है। जैव पीड़कनाशी द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है कीट का, रोग का, खरपतवार का या फिर उपरोक्त सभी का? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जैव पीड़कनाशी द्वारा जो नियंत्रित किया जाता है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। कीट को क्या नियंत्रित किया जाता है, रोग को भी नियंत्रित, और खरपतवार, तो ये सभी को नियंत्रित कर, इस वजह से आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी जोड़ी जैव उर्वरक की है? एजोला तथा नीलहरित शैवाल, नास्टाक एवं दलहन, राइजोबियम तथा घास, और साल्मोनेला तथा एस्चेरिचिया कोलाई। तो यहाँ पर जो कौन सी जोड़ी है दोस्तों जैव उर्वरक की, इसको पूछा गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही हो जाएगा, एजोला तथा नीलहरित शैवाल। तो दोस्तों ये 35 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा दोस्तों। अगर इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन पर डाउट है, तो उसमें देख सकते हैं जैसे, है ना? और बता सकते हैं हमें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।